हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें समाजशास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी और ऐसे ही अन्य एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अगस्त कॉम्प्ट को डिस्कस किया, उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें घटना चक्र में उसको हमने डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट थिंकर जो है कार्ल मार्क्स, उन पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? तो पहला ऑप्शन वर्ग और संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है वर्ग और श्रेणीकरण, तीसरा ऑप्शन है अपने आप में वर्ग और डी ऑप्शन है अपने आप के लिए वर्ग। तो कार्ल मार्क्स को अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो उससे ही साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने कभी भी वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण और अपने आप में वर्ग चेतना के लिए जो कहा है वो अलग बात कही है कि अपने आप के लिए जब वर्ग बनता है तब वर्ग चेतना होती है। इसमें जो व्याख्या दी हुई है उसको देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता होती है वर्ग चेतना यानी क्लास कॉन्शियसनेस। वे कहते हैं कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें यह चेतना आ जाती है कि हम एक ही पेशे में हैं, तो इस तरह का जो समूह बनता है वो अपने में वर्ग यानी क्लास इन इटसेल्फ है। दूसरी ओर धंधे में हेर फेर हो सकता है लेकिन उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की हैसियत सामान्य कामगार की ही होती है और वे इस सामान्य के आधार पर चेतना और संगठन बना लेते हैं। तो यह अपने लिए वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ है, यानी एक व्यापकता है इसमें। जब अपने आप में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ अपने लिए वर्ग यानी क्लास फॉर इटसेल्फ में बदल जाता है, ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है और साम्यवादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। इसमें पहला ऑप्शन है परिस्थिति के रूप में, दूसरा संपत्ति समूह के रूप में, तीसरा है वर्ग के रूप में और चौथा है जाति के रूप में। तो इसका सही आंसर है सी, वर्ग के रूप में। क्योंकि इसकी व्याख्या में देखिए, सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने यह विचार रखा था कि सामाजिक आर्थिक ढांचों का परिवर्तन वस्तुगत नियमों से ही होता है। वस्तुगत नियमों के अनुसार ही एक सामाजिक आर्थिक ढांचा दूसरे की जगह लेता है। जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में यह चेतना आ जाती है हम एक पेशे में हैं, तो इस तरह का समूह जो बनता है वह अपने आप में एक वर्ग है, यानी सभी की सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी इस तरह से कॉन्शियसनेस आ जाए कि जो भी स्थिति उसकी है सामने वाले की इस काम में रहते हुए वही स्थिति हमारी है। तो वही उसी से क्या होता है, एक बड़े लेवल का वर्ग भी बनता है। पहले अपने में वर्ग बनता है, फिर क्लास फॉर इटसेल्फ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें पहला ऑप्शन मैक्स वेबर, दूसरा ऑप्शन कार्ल मार्क्स, तीसरा इमानुएल दुर्कीम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक कहे गए हैं। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी उनकी बुक है, उनका कार्य है, उसमें मार्क्स तथा एंजल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षेप में रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है कॉम्ट, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है वेबर, चौथा है पार्सन। तो जाहिर सी बात है जहाँ वर्ग और वर्ग संघर्ष की बात आती है वहाँ पे मार्क्स का नाम ही सर्वोपरि रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पहला है पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, दूसरा है शासक एवं शासित के बीच, तीसरा है शिक्षित और अशिक्षित के बीच, चौथा है मालिक एवं मजदूर के बीच। सबसे ज़्यादा उन्होंने सर्वहारा की बात की है। मजदूरों को उन्होंने सर्वहारा कहा है कि सब कुछ हारा हुआ, यानी उसने सब कुछ हार दिया है पूंजीपतियों के काम के लिए। तो दो वर्ग उन्होंने किया था, पूंजीपति एवं सर्वहारा। इससे याद रहेगा आपको सर्वहारा क्यों कहते हैं। वो मार्क्स उस समय की परिस्थिति में जो उन्होंने देखा था श्रमिकों की स्थिति, उसके हिसाब से उन्होंने उनको नामकरण किया सर्वहारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर सी है, कार्ल मार्क्स ने किया है। बुर्जुआ फ्रेंच भाषा एक मध्यकालीन शब्द है, बुर्जुआजी जिसको फ्रेंच में कहते हैं, जिसका प्रयोग फ्रांस के मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए किया जाता था। ये याद रखिएगा, किस वर्ग के लिए किया जाता था? ऐसे व्यक्तियों को एक और किसानों से तो दूसरी ओर समाज के संभ्रांत वर्ग से अलग किया गया। इस शब्द का प्रयोग करने में कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग से एक अलग धनिक वर्ग प्रदर्शित करने के लिए किया था। मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों में निरंतर विरोधी संबंध रहे हैं, जिनका अंत बुर्जुआओं की समाप्ति तथा सर्वहारा वर्ग की प्रशस्ति में होगा। उनके अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है, जो उत्पाद को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने श्रम पर निर्भर करते हैं, वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दो वर्गों को उन्होंने क्रमशः बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर भी मार्क्स है। आधुनिक पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे अधिक संगठित होती है। लाभ उत्पादन का परम लक्ष्य होता है, यानी सबसे अधिक क्या लाभ है? पूंजीपतियों का क्या उद्देश्य होता है? जितना अधिक लाभ कमाया जा सके। पूंजीपति मजदूरों के श्रम को उचित मूल्यों से कम मूल्यों में खरीद कर अतिरिक्त मूल्यों, सरप्लस वैल्यूज को पूंजी में बदल देते हैं। इस तरह पूंजी से पूंजी की सतत वृद्धि होती रहती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो श्रमिकों के शोषण के निमित्त प्रयोग किया जाता है। यही शोषण कालांतर में वर्ग संघर्ष का मुख्य कारक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? ए ऑप्शन मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, आर डेरेनडार्फ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से आपका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा को प्राप्त करने हेतु प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। कार्ल मार्क्स ने जोर देकर कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया? इसमें इसका सही आंसर है उत्पादन की शक्तियाँ। मूलभूत अवधारणा उन्होंने क्या कहा है? अलग अलग समय काल में उन्होंने बताया कि हर समय क्या रहा है, जब अतिरिक्त उत्पादन हुआ तो उसी पे वर्चस्व की लड़ाई में जो जीता, यानी जिसने उस पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, वो क्या हो गया? वो ऊपर हो गया, और जो नहीं कर पाया, जो वंचित रह गया, वही नीचे का वर्ग बन गया। तो इसी आधार पे उन्होंने अपने अलग अलग सामाजिक परिवर्तन की बात की। अलग अलग समय काल में आदिम समाज, फिर सामंतवादी, फिर कैसे कैसे अलग का समाज बना। उसी हिसाब से उन्होंने बताया कि कैसे जो समाज में वो चीज़ें होती हैं, जो धर्म, परिवार, आदर्श, दर्शन, सरकार, इस पे भी किस तरह से ये जो स्ट्रक्चर होता है समाज का, सब स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत संरचनाएं होती हैं, उस पर किसका सबसे ज़्यादा मतलब उसका अधिकार होता है, उसके हिसाब से चलाया जाता है उन चीज़ों को। यह मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के 2 तत्व उन्होंने कहे, एक तो अधो या आधारभूत संरचना यानी सब स्ट्रक्चर, और अधिसंरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर। अधिसंरचना का मतलब आश्रित संरचना। समस्त उत्पादन प्रणाली जो मोड ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कहा, उन्होंने आधारभूत संरचना माना है उसको। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं वो मेन संरचना है, आधारभूत संरचना, और समाज के जो उसके ऊपर आश्रित, क्योंकि पहले आधारभूत संरचना बनेगा किसी भी समाज का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद धर्म, परिवार, दर्शन और उसकी हम बात करेंगे। तो उसको उन्होंने क्या कहा है? सब स्ट्रक्चर, उस पर जो आधारित है। मार्क्स ने कहा कि उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, यानी उत्पादन प्रणाली पे कैसे लोगों का कंट्रोल होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि उस स्थान का कैसा धर्म होगा, कैसा परिवार का स्वरूप होगा, आदर्श, दर्शन, सब कुछ वो लोग निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन,
किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर यही है, उद्विकास के आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत जब पूछे किसने दिया है तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आता है जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों में आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत दिया है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा है कि द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिनाइज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उसी क्वेश्चन का उसी तरह से है, तो इसका आंसर भी कार्ल मार्क्स है, पिछले क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर कार्ल मार्क्स। धर्म को वो जनता की अफीम कहते हैं, ये बहुत फेमस उनका स्टेटमेंट है। यद्यपि कार्ल मार्क्स ने धर्म के उन्मूलन की बात नहीं की है, मतलब धर्म को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, पर उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका जो लोगों के ऊपर प्रभाव है, उसकी बात वो करते हैं। पर उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति धर्म में भी मनुष्य के विलगाव यानी अलगाव की कल्पना की है। मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य जितना ही ईश्वर में विश्वास रखेगा उतना ही स्वयं से दूर होता जाएगा। उसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। लोग स्वयं व अन्य मानवों पर किए गए अन्याय एवं असमानता को ईश्वर की इच्छा समझते हैं के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप दमन के विरुद्ध प्रतिरोध कम हो जाता है। धर्म बाद के जीवन के सुखकर होने का विश्वास दिलाता है। मार्क्स का विचार है कि धर्म असमानता एवं शोषण के विरुद्ध बगावत की संभावना कम कर देता है, क्योंकि हम जब उस चीज़ को किस्मत या ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है होने वाले अन्याय के खिलाफ भी कोई व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता है, यानी जो चीज़ हो रहा है उसको होने दिया जाएगा तो व्यवस्था में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसीलिए मार्क्स ने कहा है धर्म का जो प्रभाव है, धर्म से जो उपजी चीज़ें हैं वो क्या है, वो गलत है, धर्म नहीं गलत है, धर्म को उन्होंने खारिज नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। धर्म जनता की अफीम जनमानस के लिए ज़रूर कहा है कि मानस मन जो है वो उसके लिए नशे में हो जाता है, तो अपने आप को भी वो भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि धर्म जनता के लिए अफीम है? बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तो कार्ल मार्क्स ने। यही क्वेश्चन देखिए पीजीटी 2016 में, पीजीटी 2010 में, यानी 2010 का क्वेश्चन 16 में पूछा, रिपीटेड है। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किस चीज़ की होती है? पूछने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का, पहला है पूंजी की, दूसरा है मशीन उपकरणों की, तीसरा ऑप्शन है श्रम की, या चौथा है सरकार की। तो इसका सही आंसर है पूंजी की, मशीन उपकरणों की, सॉरी। मार्क्स का मानना था कि श्रमिकों और पूंजीपति के बीच संघर्ष केवल आर्थिक लाभ को लेकर ही नहीं था, उसने पूंजीवाद के अंतर्गत मशीनी उत्पादन की भूमिका भी पूरा जोर दिया। जो जो मशीनों ने उत्पादन प्रक्रिया में पांव जमाना शुरू किया तो श्रमिकों के सामाजिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आने लगा और मानो अब मशीनों का एक पुर्जा मात्र बनकर रह गया था। मशीनें ही अब अधिकांश काम करती थीं, मनुष्य तो मात्र उनका परिचालक ही था। इसके कारण श्रमिकों को अपने कार्य से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के अवसरों से वंचित होना पड़ा। इस संतुष्टि के अभाव को मार्क्स ने मानव का श्रम से अलगाव की संज्ञा दी है। क्योंकि जब मशीनीकरण हुआ तो उससे पहले क्या था, लोग खुद ही हाथों से चीज़ें बनाते थे, तो उससे क्या होता था, उन चीज़ों से लोगों का लगाव होता था। बाद में मशीनों से उत्पादन जब होने लगा तो उनका अपनी ही चीज़ों से लगाव जो उत्पादन हुआ, तो उनका ये मानना था कि ये चीज़ें तो मशीन बना रही हैं, तो हमारा क्या अस्तित्व रह गया, हमारी क्रिएटिविटी तो कुछ रही नहीं इसमें। तो इस वजह से भी अपने श्रम से अलगाव की बात मार्क्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है? तो इसका सही ऑप्शन है द्वंद्ववाद। हीगल और मार्क्स दोनों ने द्वंद्ववाद पद्धति अपनाई। मार्क्स और एंजिल ने हीगल के द्वंद्ववाद को उसकी आदर्शात्मक खोल से निकालकर उसे भौतिकतावादी जामा पहनाया। इस बात को स्वीकार करते हुए मार्क्स स्वयं दास कैपिटल के प्रथम खंड के द्वितीय जर्मन संस्करण के आमुख में लिखते हैं, उनके साथ हीगल ने भी साथ दिया है, ये मतलब हीगल के साथ होकर विचारों के, यह द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप उसके रहस्य में आवरण के भीतर छिपे तर्क बुद्धि परक सार तत्व का पता लगाना चाहते हैं तो आपको उसे उलटकर
फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा। दास कैपिटल में मार्क्स कहते हैं मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है अपितु ठीक उसकी उल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है। दूसरा है वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। तीसरा है श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं। चौथा है राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। तो इसका सही आंसर है बी, जो सही नहीं है। वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। कहाँ वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आई है? अभी भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आना श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति का एक सकारात्मक पक्ष है, जबकि गरीब तथा अमीर के बीच अंतर का बढ़ना समाज के लिए हानिकारक है। श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित होने से उनका रोजगार प्रभावित होगा और अंततः गरीबी का कारण बनेगा। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलना भी समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। नेक्स्ट जो थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर है। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं वो देख लेते हैं। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में सबसे पहले किसने किया? तो कॉम्ब, बुर्की, मैक्स वेबर, स्पेंसर। तो इस नज़रिए का उपयोग किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। यानी सामाजिक विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों यानी स्टेजेस से होकर गुजरती है। इसी प्रक्रिया के दौरान समाज का सरल स्वरूप जटिलता को प्राप्त कर लेता है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों से गुजरता है। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है सैवेज यानी बर्बर, फिर चौथा है औद्योगिक इंडस्ट्रियल। पहले कौन सा समाज था? प्रिमिटिव यानी आदिम समाज था। फिर धीरे धीरे कौन सा समाज आया? सैवेज। फिर तीसरा कौन सा आया? औद्योगिक। सैवेज में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, कृषक समाज से लेके वाली सामंतवादी और सारी चीज़ें जो बर्बर समाज जिसको हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक समाज आया, तो उसको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं। आज के समाज को हम पोस्ट इंडस्ट्रियल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें नॉलेज इकॉनमी भी इन्वॉल्व हो गई है जो हिडन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ए ऑप्शन कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन डार्विन, चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो इसमें इनका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए व्याख्या को पढ़ लेते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के जैविकीय उद्विकास से प्रभावित होकर सामाजिक संरचना एवं विभिन्न अंगों तथा प्रकारों के बीच पाए जाने वाले परस्पर निर्भरता इंटरडिपेंडेंस के संबंधों की व्याख्या की है। प्रश्न का प्रारूप त्रुटिपूर्ण है, यानी जो प्रारूप दिया गया है वही त्रुटिपूर्ण है ये वाला क्वेश्चन का। अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो एक एक नंबर के लिए इंसान को अगर नेगेटिव मार्किंग है तो सोच लीजिए कितना उसको या तो क्वेश्चन हटाया जाए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि ये कंपटीशन है, इसमें तो एक एक नंबर मायने रखता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ना कि सामाजिक समझौते का। सामाजिक समझौते के प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो उसके हिसाब से अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही गलत है, पूछने का इनका तरीका ही गलत है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के प्रमुख विचारक ये तो सभी जानते हैं, हॉब्स, लॉक तथा रूसो हैं। समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर है स्पेंसर ने किया है उद्विकास का सिद्धांत। समाज के उद्विकास का सिद्धांत, यही क्वेश्चन रिपीटेड है, उद्विकास का सिद्धांत आएगा तो किसने दिया है? तो स्पेंसर ने दिया है। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है? तो इसका भी आंसर है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, बी ऑप्शन सही है। ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ के थे? हर्बर्ट स्पेंसर तो ब्रिटेन के थे, ये याद रखिएगा, ब्रिटिश समाजशास्त्री थे। इन्होंने डार्विन के उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर ही समाज के सिद्धांत का विकास किया। उन्होंने डार्विन के प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन और योग्यतम का जीवन यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांतों को सामाजिक जीवन के एक एकीकृत सिद्धांत को बनाने में उपयोगी पाया। स्पेंसर का दृष्टिकोण सामाजिक विकास की अवधारणा पर आधारित था। उनका मानना है कि सभी समाज सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तित होते हैं। डार्विन के विकास के सिद्धांत की तर्कगत साम्यताओं के कारण स्पेंसर के समाज के विकास से संबंधित विचारों को सामाजिक डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब ये पूछ सकता है सामाजिक डार्विनवादी विचारक कौन है, तो ये आप आसानी से आंसर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? पहला ऑप्शन सामाजिक अनुकूलन, दूसरा प्राकृतिक चयन, तीसरा सामाजिक चयन, चौथा सामाजिक संस्था। तो इसका सही आंसर है, उन्होंने प्राकृतिक चयन पर बल दिया है, तो प्राकृतिक चयन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नांकित में से वो कौन है? तो इसका सही आंसर हर्बर्ट स्पेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन है? सामाजिक संरचना की पहली बार उन्होंने कहा कि जो मतलब मानव शरीर है उसी तरह सावे की तरह ही पूरा समाज का स्ट्रक्चर है। पहले और नेचुरल सिलेक्शन और उसको आधार बनाते हुए उन्होंने कैसे इसको डिवाइड किया कि आदिम से कैसे फिर सेवियस समाज में जा फिर औद्योगिकरण हुआ, धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हुआ। इसकी व्याख्या है एल.एच. मॉर्गन की पुस्तक सिस्टम ऑफ कॉन्संग्यूनिटी एंड अफिनिटी को सामाजिक संरचना का प्रथम मानवशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। समाजशास्त्र में संरचना एवं प्रकार जैसे शब्दों के प्रयोग का प्रथम श्रेय स्पेंसर को जाता है। प्रथम श्रेय किसको जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। स्पेंसर का कहना था कि समाज की तुलना शरीर से कर हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। इमाइल दुर्खीम ने भी इस उपमा का प्रयोग जगह जगह पर किया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना संबंधी विचार को दुर्खीम से ही ग्रहण किया। इवांस, प्रिचार्ड, फोर्टिस एवं फोर्ड ने रेडक्लिफ ब्राउन का अनुसरण करते हुए समाज के अन्य पक्षों यथा राजनीतिक संरचना, नातेदारी की संरचना आदि पर अपना अध्ययन केंद्रित किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी संरचनावादी क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने संरचना की अवधारणा को एक नया आयाम देने का प्रयास किया है। लेवी स्ट्रॉस के लिए संरचना का स्वरूप अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट एवं विश्लेषणात्मक एनालिटिकल होता है। रेडक्लिफ ब्राउन की नज़रों में संरचना एक अमूर्त कल्पना ना होकर एक अनुभवाश्रित तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? तो इसका सही आंसर है उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में जीवों के विकास को समझने हेतु किया था। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में इस अवधारणा के प्रथम प्रयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं, जिन्होंने उद्विकास की व्याख्या करते हुए लिखा है, उद्विकास पदार्थ का एकीकरण तथा गति का अव्यय है। इस प्रक्रिया में पदार्थ एक अनिश्चित एवं असंबद्ध समानता से निश्चित एवं सुसंबद्ध वैभिन्नता की ओर अग्रसर होता है। उद्विकास की धारणा प्रगति से भिन्न है। प्रगति में मूल्य एवं अच्छाई का भाव निहित होता है। बेहतर स्थिति की ओर हुआ परिवर्तन प्रगति है। उद्विकास एक मूल्य तटस्थ धारणा है। समाजशास्त्र में उद्विकास सिद्धांत की शुरुआत हर्बर्ट स्पेंसर के लेखनों से हुई है, किंतु बाद में इस सिद्धांत को कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इमाइल दुर्खीम और बी गार्डन चाइल्ड जैसे लेखकों द्वारा इसे किसी न किसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। इससे जुड़े और तथ्य जो हैं, उद्विकास की धारणा का प्रयोग मॉर्गन ने विवाह एवं परिवार, टायलर ने धर्म, कॉन्ट ने दर्शन, हैडन ने कला, लेवी ब्रूहल ने तर्क और स्वयं स्पेंसर ने सभ्यता के विकास को समझाने में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किसका किया है? पहला ऑप्शन मुख्य रूप से प्रक्रियात्मक पद्धति, बी ऑप्शन मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, सी मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, डी मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। तो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सी ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, डी लेस्टर सी बर्नार्ड। तो इसका सही आंसर भी हर्बर्ट स्पेंसर है कि उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। किसने समाज का सावेय दृष्टिकोण रखा है? तो इसका सही आंसर हर्बर्ट स्पेंसर ही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक चिंतन पर प्राणी शास्त्रीय खोजों व तथ्यों का प्रभाव पड़ने लगा था। इनके सिद्धांतों के माध्यम से समाज की प्राणी शास्त्रीय विधि से विवेचना और विश्लेषण किया जाने लगा। समाज की बनावट, उसकी कार्य प्रणाली की तुलना शरीर की संरचना और कार्यों से की जाने लगी। शरीर की बनावट तथा इसकी कार्य पद्धति अथवा प्रक्रिया की तुलना करने वाले चिंतक हर्बर्ट स्पेंसर थे। स्पेंसर के विचारों में समाज का सावेय सिद्धांत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने समाज को जीवित
शरीर की तरह माना है, यही उनका समाज का सावेज सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाज के सावेज सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, हर्बर्ट स्पेंसर। वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है क्या कहलाता है? तो सावेज सिद्धांत कहलाता है, प्राकृतिक सिद्धांत कहलाता है, या समूह मस्तिष्क सिद्धांत, या आदर्शवादी सिद्धांत। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसका सही आंसर है सावेज सिद्धांत कहलाता है। यानी जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करने का प्रयास करता है वो सिद्धांत क्या कहलाता है? तो एक सावेज सिद्धांत। यानी ऑर्गेनिक, जैसे हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी काम करता है, एक हर शरीर का अपना अपना काम है, हाथ का अपना, आँख का निष्पक्ष रूप से अपना अपना काम है। उसी तरह समाज के अन्य संस्थाएं, जो भी अंग है, जो भी संस्थाएं हैं, संगठन है, सबका अपना अपना काम है। लेकिन इसको यूनाइट, यानी एकजुट शरीर को चलाने के लिए सबका यूनाइट होना, एकजुट होना और एक तरह से काम करना फंक्शन में बहुत ज़रूरी होता है। इसी को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि समाज भी ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा मानव शरीर। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया है? तो इसका सही आंसर देखिए, संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में किया जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि कार्ल मार्क्स, संघर्ष आ रहा है तो कार्ल मार्क्स होगा इसका आंसर, क्योंकि अपने लेख में हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बहुत सारे काम किए हैं समाजशास्त्र में। तो उन सारी चीज़ों में अगर आप उसका अच्छे से पढ़ेंगे उस हर्बर्ट स्पेंसर को, तो आपको समझ में आएगा उन्होंने किस तरीके से इसका वर्णन किया है संघर्षशील एवं औद्योगिक के रूप में। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के वर्गीकरण में संघर्षशील यानी मिलिटेंट एवं औद्योगिक, इंडस्ट्रियल में बांटा है। उन्होंने परंपरागत समाज को संघर्षशील कहा है और आधुनिक समाज को औद्योगिक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के सावयव विकास का विवेचन निम्नांकित में से किसने किया है? तो उसका सही आंसर है स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक संरचना एवं सावयवी संरचना के बीच बहुत बातों की समानताएं पाई जाती हैं। सावयवी संरचना की तरह सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के अपने विशिष्ट प्रकारों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे सामाजिक संरचना का विकास होता है वैसे वैसे उसके अंगों के प्रकारों में घनिष्ठता भी बढ़ती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है सी, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। अब नेक्स्ट थिंकर जो है हमारे हिमालय दुर्खिम, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। इतने में अभी आज के वीडियो में हम लोगों ने कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर को कवर किया है। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जीआईसी लेक्चर और पीजीटी में उसको देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई जिस तरह से आप कोई चीज़ चाहिए, कोई भी टॉपिक चाहिए, या फिर यूपीएससी के लिए पेपर 1 से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमें कमेंट करें। हमें अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।